हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक एक क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय को शुरू करेंगे, जिसमें आपके सबसे पहले उसकी विषय सूची के बारे में देखते हैं, मतलब जो इसका इंडेक्स है। आपकी जो विज्ञान जो आपकी साइंस है, इसमें आपके टोटल कितने अध्याय मतलब कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है। तो स्टूडेंट, इसमें हम लगभग एक चैप्टर के लिए 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन देखेंगे। 5 दिन में हम क्या करेंगे, उस पार्ट को पूरा समझेंगे भी और इसको क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं आपका पहला अध्याय जो दिया है, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो स्टूडेंट, अब बात आती है पदार्थ की कि आपके जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? तो देखिए, इसमें लिखा है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक छोटी बूंद या रेत के एक कण के सभी क्या आपके पदार्थ हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती हैं। अब बात आती है स्थान या आयतन क्या होते हैं। तो जब भी हम किसी वस्तु को सतह पर रखते हैं तो वस्तु अपने आकार और आयतन के जितना स्थान मतलब उस जगह के स्थान को घेर लेती है, मतलब उस जगह पर हम कोई दूसरी वस्तु नहीं रख पाते। जैसे हम किसी बुक को किसी बेंच या टेबल पर रखते हैं तो बुक का जो आकार होगा उतनी जगह पे हमने बुक को रख दी, तो उसकी जगह हम उस पर कोई दूसरी वस्तु नहीं रख पाते हैं। तो अब पदार्थ आप समझ ही गए होंगे कि हमारे आसपास के भी सभी वस्तुएं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर, यहाँ तक कि रेत के एक छोटे कण से लेकर बड़े विशाल हवाई जहाज तक, ये सभी आपके किससे पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। ये सभी आपके क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। अब प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों से वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? पंचतत्व कहा है। अब बात आती है पदार्थ की कि पदार्थ भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंचतत्व। ये कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये सभी क्या है? आपके पंचतत्व हैं। इन्हीं पंचतत्वों से आपकी प्रत्येक वस्तु, चाहे वो सजीव हो या वो निर्जीव हो, देखो लिखा है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, वो सभी किससे मिलकर बनी है? इन्हीं पंच तत्वों से। तो कुछ जो यूनानी दार्शनिक हैं उन्होंने क्या किया? इस पदार्थ को वर्गीकृत किया है। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। मतलब जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, जो अभी हम देखे जाए करंट के जो, तो उन्होंने क्या किया है, जो पदार्थ है उनको 2 प्रकार से वर्गीकृत मतलब 2 भागों में बांटा है। एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर, दूसरा रासायनिक प्रकृति। अब भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक क्या होते हैं, आइए हम वो समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब पदार्थ के जो भौतिक स्वरूप है वो क्या हो, कैसे होंगे? तो देखिए, सबसे पहला जो है पॉइंट इसका, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता। अब पदार्थ भी किससे मिलकर बना है? कणों से। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने पिछली क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी पदार्थ, कोई भी जो है वस्तु है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम छोटे से छोटे कण के रूप में उसको मानते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा प्रत्येक कण भी उन 3 तत्वों से, आपने देखा होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये छोटे छोटे जो कण हैं, एलिमेंट जो, ये छोटे छोटे जो कण हैं, उनसे मिलकर आपका छोटा कण बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और परमाणु से मिलकर बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और अणु मिलकर ही क्या बनाते हैं? आपके किसी वस्तु या पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में विचारधारा प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए क्रियाकलाप द्वारा, अब इन्होंने एक उदाहरण दिया है, उसको समझते हैं। इन्होंने दिया है कि एक 100 ml का एक बीकर लें। बीकर मतलब यहाँ पे एक बर्तन से है। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगाते हैं। हम क्या करेंगे, कोई बीकर बर्तन लेंगे, उस पर आधा जल से भर देंगे और जहाँ तक जल आ रहा है उस पर हम निशान लगा देंगे। दिए गए नमक एवं शर्करा की कांच की छड़ से हम उस पर मिला लेते हैं। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देते हैं। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गया? तो देखिए जरा,
ये आपका चित्र में इसको बताया समझाया गया है कि इस बीकर में बर्तन में इन्हें क्या किया है, इन्होंने आधा जल से भर लिया, इसमें हमने 1 चम्मच नमक या शक्कर मिलाई और मिलाने के बाद जब पूरी घुल जाएगी तो नमक और शक्कर कहाँ गई, तो उसके लिए देखो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। जो जल है इनके बीच क्या है, छोटे छोटे जो कण होंगे जल के भी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, चाहे वो आपका जल हो या कोई भी बड़ी सी बड़ी वस्तु हो, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बनी होगी। तो इसमें जो जल है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना और उसके बीच में क्या हुआ, रिक्त स्थान होगा। उन्हीं रिक्त स्थानों में आपके नमक और शक्कर के जो शक्कर है जो उसके क्या है, छोटे छोटे कण उन्हीं रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं या उसमें घुल जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। अब पदार्थ जो कोई भी पदार्थ है उसके कणों की जो प्रकृति है वो कितने छोटे होंगे, मतलब आकार में कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं छोटे छोटे वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको हम देख भी नहीं पाते। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है, समझाया है चित्र से। पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल को 100 ml जल में घोल लेते हैं। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर इसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक हम तनुकृत करते हैं। तनुकृत मतलब उसको और पतला करते हैं। क्या जल का अब भी रंगीन है, क्या जो जल है वो अब भी रंगीन। हमने क्या किया, पहले एक साफ बिल्कुल जल लिया स्वच्छ, जिसमें आपका उसमें कोई पदार्थ नहीं मिला। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो थोड़ा लाल होता है इसमें हमने मिलाया तो इसका पूरा रंग कैसा होगा, लाल। अब इसमें से हमने 10 ml निकालकर दूसरे साफ वाले पानी में उसको फिर से डाला, वो भी आपका हल्का रंग हो जाएगा लाल। फिर ऐसे ऐसे करते करते हम लास्ट में 7-8 बार करेंगे जब, तो उसका भी बर्तन का पानी है वो भी हल्का सा लाल हो जाएगा। हमने जबकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो पहले बर्तन में मिलाया था, लेकिन 8वें बर्तन में भी उसके छोटे छोटे कण मतलब उसका तो हल्का हल्का रंग आ जाता है, जिससे क्या होता है, ये इससे हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण इतने छोटे छोटे होते हैं और इस तरह सब में मिल जाते हैं कि आखिरी में जब 5 से 8 बार वो प्रक्रिया की तो आखिरी बार में भी उसमें क्या हो गया, उस पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे कण आ गए। तो देखिए निष्कर्ष निकलता है इसमें, अनुमान लगाए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों में पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो पानी में डाला स्वच्छ जल में, वो भी छोटे छोटे कणों में क्या हो गया, टूट गया। और जब हम यह प्रक्रिया 7 से 8 बार भी करते हैं तब भी क्या होता है, आखिरी बार में भी पोटेशियम परमैंगनेट के कण उसमें आ जाते हैं। इसके लिए एक उदाहरण है स्टूडेंट, जब आप लोग पानी में डेटॉल मिलाते हैं तो थोड़ा सा डेटॉल मिलाते हैं तो उस पानी में डेटॉल की गंध आने लगती है। फिर उस पानी में से भी आप थोड़ा सा पानी किसी दूसरे साफ जल में भी मिलाएंगे तब भी उसमें डेटॉल की गंध आने लगती है, जबकि आपने उस पानी में तो डेटॉल मिलाया नहीं था। फिर उस पानी का भी जब आप दूसरी जगह मिलाते हैं तब भी आपको डेटॉल की गंध उसमें महसूस होती है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमने डेटॉल तो मिलाया था दूसरे पानी में, लेकिन उसमें से जब हम थोड़ा पानी दूसरी जगह भी मिला रहे हैं तब भी उसके डेटॉल के कण उस पानी में अपन को महसूस हो रहा है, मतलब उसकी गंध आ रही है। देखिए जरा, इसमें बिल्कुल वही उदाहरण देके समझाया है। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इसकी महक हमें मिलती रहती है। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पदार्थ क्या होते हैं और वो कितने छोटे छोटे कणों में वह मिलकर बना होता है। तो चलिए हम पदार्थ के कण हैं उनके गुणों के बारे में भी समझते हैं। तो लिखा अगली हेडिंग जो है आपकी है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब पदार्थ के जो कण होंगे उनके क्या गुण होंगे तो उसको भी समझते हैं। चलिए, पहला पॉइंट इसी में दिया है गुण कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब अब उसके बीच खाली जगह होती है। अब खाली जगह कैसे होती है वो देखते हैं। जब आप घर पे नींबू पानी वगैरह बनाते हैं तो जल में आपने शक्कर और नमक दोनों चीज मिलाते हैं, तो शक्कर और नमक कहाँ जाती है, जल के अंदर घुल जाती है, लेकिन वो गई कहाँ,
वो कहाँ चली जाएगी, तो नमक और शक्कर के जो कण है छोटे छोटे, वो क्या करेंगे, जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उसके अंदर मौजूद हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर समावेशित हो जाते हैं। तो इसके लिए उदाहरण देखिए, क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इससे आप क्या समझे कि पदार्थ जो है उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसके लिए स्टूडेंट एक और उदाहरण आपने देखा होगा, कोई भी लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसके कण छोटे छोटे होते हैं, क्या आप उस पे पानी की बूंद डालकर पानी उसके अंदर कर सकते हैं? छोटे लोहे के टुकड़े के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि जो ठोस वस्तु है लोहा, उसके अंदर जो कण होते हैं उनके रिक्त स्थान ना के बराबर होता है, क्योंकि जल उसके अंदर नहीं आता। लेकिन उसी जल को जब आप किसी कागज पर डालते हो तो क्या करेगा, कागज उस जल को सोख लेगा। अब वो सोगा क्यों? क्योंकि कागज के जो कण हैं उनके भी रिक्त स्थान था, जिससे जल के कण उस कागज के कणों के बीच में समावेशित हो जाते हैं। अब स्टूडेंट दूसरा इसका गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब पदार्थ के कण गतिशील कैसे होंगे, इसके लिए उदाहरण उन्होंने दिया है। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। आपने क्या किया, कक्षा में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दी। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने समीप जाना होगा? आपको क्या करना होगा, उसकी जब गंध लेने के लिए उसके समीप जाएंगे तो आपको बहुत पास जाना होगा, तब जाके आप इसको सूंघ पाएंगे। लेकिन जैसे ही जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरे कमरे में उसकी महक आने लगती है। अब देखिए, पहले तो जब बुझी थी अगरबत्ती तब आपको उसके पास जाना था, लेकिन जब जैसे ही आपने उसको जलाई तब क्या हुआ, वो अगरबत्ती की गंध पूरे कमरे में फैल गई। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप वहीं कहीं भी बैठे रहेंगे, आपको अगरबत्ती की महक आने लगेगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब हमने उस अगरबत्ती के कणों को ऊष्मा दी, जब हमने उसे जलाया, तो पदार्थ के जो कण हैं वो ऊष्मा मिलने पर क्या हुआ, गतिशील हो गए। पहले कण कहाँ थे, उसके अगरबत्ती में ही थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही अगरबत्ती को जलाया तो क्या हुआ, उसके अंदर कणों को गति मिलने लगी, गति ऊर्जा मिली, किससे, ऊष्मीय ऊर्जा से, और वो कण कैसे होने लगे, गतिशील होने लगे। इसके लिए एक और उदाहरण देखिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगला उदाहरण इसमें कि जल से भरे 2 गिलास लेते हैं, 2 बीकर लें। हमने क्या किया, जल से भरे 2 गिलास लिए, 2 बर्तन लिए जिसमें हमने जल से भर दिया। पहले बीकर में हमने सिरे में क्या सावधानी से 1 बूंद लाल या नीले रंग की स्याही डाल देते हैं और दूसरे में हमने शहद डाला। और आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि जब भी पानी में हम हल्का सा रंग नीली स्याही या लाल स्याही का डालते हैं तो जैसे ही डालते हैं उस स्याही के जो कण होंगे वो पूरे पानी में तुरंत शीघ्र मिल जाते हैं। लेकिन उसी पानी में जब आप शहद की बूंद डालोगे तो उसके शहद के जो क्या होगा, वो गाढ़ेपन के कारण पहले तो नीचे बैठेगी, फिर धीरे धीरे उस पानी में मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान कैसा था, वो बहुत सटे हुए थे। उनके कणों को क्या हुआ, ऊष्मा कम थी। जो शहद है उसके कणों को क्या ऊष्मा कम मिली, वो गति, उसके कण गतिशील नहीं थे। लेकिन जो नीली स्याही और लाल स्याही उसके कणों को क्या गतिशीलता ज़्यादा मिली, मतलब ज़्यादा गति कर गए और पूरे पानी में मिल गए। तो स्टूडेंट जब आपने ये तीनों क्रियाकलाप मतलब तीनों प्रैक्टिकल किए तब आपको क्या पता चलता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण रहेंगे वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब गतिज ऊर्जा कैसे, तापमान बढ़ने से कणों की गति जो है वो तेज हो जाती है। पहले अगरबत्ती के कण थे वो क्या थे, उस अगरबत्ती में ही थे, लेकिन जब आपने उसको जलाया तो क्या होगा, उसके कण पूरे कमरे में सुगंध के रूप में फैल गए। लेकिन कब पहले, जब आपने उसे जलाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्र हो जाते हैं। जब आपने उस पानी से भरे गिलास में स्याही डाली नीली या लाल रंग की तो अपने आप ही उसमें पूरी तरह से मिल जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों के समावेश के कारण होता है। ऐसा किस कारण होता है, जो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है उसके कारण ये समावेश हो जाता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। क्या कह रहे हैं वो, 2 विभिन्न पदार्थ, 2 अलग अलग पदार्थ जैसे स्याही और पानी, 2 अलग अलग पदार्थ हो गए, इनके कणों का स्वतः आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। आपने जैसे ही स्याही उस पानी में डालेंगे जल में तो क्या हुआ, उस स्याही के कण पूरे पानी में अपने आप स्वतः ही मिल जाएंगे। इसको हम कहते हैं विसरण। हमें यह भी पता
चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। विसरण का मतलब होता है स्टूडेंट फैलाव, मतलब एक जगह से वस्तु दूसरी जगह सभी तरफ फैलना, ये क्या कहलाता है आपका विसरण। आपने अगरबत्ती को जलाया तो जैसे ही जलाया तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल गई, यही कहलाएगा आपका विसरण। चलिए ये हो गया आपका दूसरा गुण। अब हम इसका अगला गुण देखते हैं। अगला गुण क्या दिया है, पदार्थ के जो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए इन्होंने एक खेल वाला क्रियाकलाप दिया है, अब वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। एक खेल के एक मैदान में आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाते हैं। अब उन्होंने एक खेल का मैदान है, वहाँ अलग अलग 4 ग्रुप बनाए गए। वो कैसे, जो पहला ग्रुप है वो ईद मिस्ती नर्तकों की तरह एक दूसरे को कमर से पीछे से कसकर पकड़े हैं। देखो जरा इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये लड़कियां 5 लड़कियां एक दूसरे को कमर में हाथ डाल के कस के पकड़े हुए हैं। दूसरा समूह एक दूसरे को हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाता है, मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़ के बना लेते हैं। और तीसरा समूह केवल उंगली पकड़कर ही इनको छूकर एक श्रृंखला बनाते हैं। अब ये चौथा समूह वो क्या करेगा, इन तीनों समूह को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले कौन सा जल्दी टूटेगा, जो उंगलियां पकड़े हो गया, और जो कमर में हाथ डाले होगा वो ग्रुप नहीं टूट पाएगा, ना ही उनको कोई तोड़ पाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जिन कणों या जिन पदार्थों में कण बहुत ज्यादा समीप होते हैं, एक दूसरे को बहुत अधिक बल से पकड़े रहते हैं, उनको तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। और जिन पदार्थों के कण एक दूसरे को दुर्बल बल से पकड़े रहते हैं, उसको तोड़ना थोड़ा आसान रहता है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण है, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लेते हैं। हमें क्या 3 चीजें लेना है, एक तो लोहे की कील लेना है, एक आपको चौक का टुकड़ा लेना है और रबड़ बैंड लेना है। अब इनमें क्या प्रयोग करना है वो देखिए। इन पर हथौड़े के मार काट कर या खींच कर इनको भंगुर करने का प्रयास करते हैं। भंगुर का मतलब है इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर देखते हैं। जब हम लोहे की कील पर हथौड़े से मार करेंगे तो क्या छोटे टुकड़ों में टूट पाएगा? नहीं, क्योंकि लोहे की जो कील है उसके जो कण है, पदार्थ जो लोहे की कील के पदार्थ है उसके जो कण है वो एक दूसरे को बहुत तीव्र आकर्षण बल, बहुत मजबूत आकर्षण बल से इनको पकड़े रहते हैं, क्योंकि इनके जो कण है वो शीघ्रता से अलग नहीं होते। चौक का टुकड़ा है, इसको हम काट कर या हथौड़े की मार से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, क्योंकि इसके जो कण हैं वो दुर्बल बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और रबड़ बैंड है, इसके भी कण जो है वो कैसे रहेंगे, आपके लोहे की अपेक्षा थोड़े कम मजबूत रहेंगे। तो इन तीनों में किसके कण अधिक बल से एक दूसरे को जुड़े हैं? तो सबसे अधिक किसके जुड़े हैं? आपके ये जुड़ेंगे लोहे की कील से। अब आपका अगला जो क्रियाकलाप है 1.8, इसमें क्या दिया है, एक थाली में जल लेकर उसमें उंगली से काटने का प्रयास करते हैं। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने के क्या कारण है? आपने एक थाली में पानी भरा, उसे उंगली से काटने का प्रयास करते हैं तो जल की सतह नहीं कटती। किस कारण से? तो इसका देखिए हम देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ये हम समझ ही गए हैं कि कोई भी पदार्थ है उनके जो कण होंगे उनके बीच एक बल कार्य करता है जो उनको एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है, तभी तो वो क्या होगा, पदार्थ एक अपना एक आकृति निश्चित करके रखेगा। क्योंकि जब उनके कणों के मध्य आकर्षण बल नहीं होगा तो उस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं हो पाएगी। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जो आकर्षण बल है उसका जो सामर्थ्य है वो प्रत्येक पदार्थ में कैसा होगा, आपका अलग अलग होता है। आपके लोहे के जो पदार्थ हैं उसके जो कण हैं वो अलग रहेंगे, उनके कणों के मध्य आकर्षण बल अलग रहेगा। यहाँ पर जो आपकी लकड़ी है और जो चौक है उनके जो कण रहेंगे उनके मध्य आकर्षण बल अलग रहता है। तो चलिए इसी से आपके जो रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आंसर है उनको भी हम देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? अब आपको ये कुछ शब्द दिए हैं, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। तो हम अभी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं कि आपके जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको स्वरूप भौतिक स्वरूप हम जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके पदार्थ कहलाते हैं। जिनको नहीं देख सकते, छू सकते, वो आपकी रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत, तो वो अभी अपन को नहीं पढ़ना है। अभी अपन को सब क्या देखना है, आपको भौतिक रूप से। तो आपके इनमें से देखिए यार, कुर्सी, आपका वायु, स्नेह, गंध, घृणा, इनमें से आपकी देखिए कुर्सी जो है वो आपका क्या है, पदार्थ है। वायु पदार्थ है, क्योंकि वायु के अंदर भी छोटे छोटे कण, धूल, जलवाष्प ये मिले रहते हैं। गंध जो है वो आपकी क्या है, जो आपका गंध दिया है
वो आपका पदार्थ नहीं है, क्योंकि गंध हम सिर्फ ना गंध को देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, या उसको हम अपनी नाक द्वारा सूंघ सकते हैं। घृणा, ये घृणा एक प्रकार की क्या है, आपकी भावनात्मक मतलब भावनात्मक प्रक्रिया है जो आप एक दूसरे से करते हैं। हम घृणा वो आपकी भावनात्मक रूप में, या आपकी भौतिक रूप में हम इसको नहीं देख सकते। आपका बादाम, विचार, विचार भी आपका कैसा है, एक भावना के रूप में, मतलब भावनात्मक की प्रक्रिया है। शीत, नींबू पानी, अब ये नींबू पानी है वो आपका कैसा है, ये भी आपका पदार्थ है। इत्र की सुगंध, ये आपका पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसके जो कण है वो हमको दिखाई नहीं देते, ना ही हम भौतिक रूप से इनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट अभी हम देख चुके हैं कि जो पदार्थ हैं उसके जो कण होंगे वो ऊष्मा मिलने पर क्या होता है, उनके गतिशील होने लगते हैं। गर्मा गर्म खाना होता है, उसकी जो गंध होगी, उसके जो कण होंगे वो हम दूर से ही उसकी महक को महसूस कर लेते हैं, लेकिन ठंडे खाने की गंध को हमको उसके पास जाना पड़ता है। इसका कारण क्या है? वही जो आपके कण होते हैं वो ऊष्मा पाकर गतिशील होते हैं। तो इसको आपका कौन सा नियम लग रहा है कि प्रत्येक पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, कारण जो पूछा है वो कारण हो जाएगा। अगला पूछा है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है? अब स्विमिंग पूल में जो पदार्थ, अब स्विमिंग पूल में जो गोताखोर है वो पानी किसके कारण काट रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्विमिंग पूल में पानी के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गोताखोर द्वारा लगाए गए आकर्षण बल से कैसा होता है? कम होता है, क्योंकि स्विमिंग पूल में जो पानी है उसके कणों के बीच में ये आकर्षण बल है, क्योंकि जब तो वो एक दूसरे को पकड़े हैं। तो स्टूडेंट जो गोताखोर द्वारा लगाया गया जो बल होगा वो पानी के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है उससे अधिक होगा, जिसके कारण गोताखोर क्या करता है? पानी को काट कर आगे की ओर तैर पाता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? अब पदार्थ के कणों की हमने विशेषताएं अभी पढ़ी थी, इसकी 3 विशेषताएं थी। कितनी थी स्टूडेंट आपकी? 3 थी। कितनी थी स्टूडेंट आपकी? 3 विशेषताएं थी। अब पहली क्या थी आपकी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब पदार्थ के कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इनके बीच में खाली जगह होती है। अब दूसरा क्या था नियम कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जब उनको ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, तो ऊष्मा के कारण पदार्थ के कण गतिशील हो जाते हैं। मतलब उनको गर्म किया जाएगा पदार्थ के कणों को, जैसे उनको ऊष्मा मिलती है तो उनकी गति ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। और तीसरी शर्त क्या थी, जो नियम था तीसरा जो अभी हमने पढ़ा है, कि पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? उनकी आकृति निश्चित बनी होती है। तो चलिए ये स्टूडेंट आपका पदार्थ के बारे में भी हमने समझ लिया और पदार्थ के गुण जो होते हैं उनके बारे में भी समझ लिया। अब चलते हैं हम आपकी पदार्थ की क्या विशेषताएं होती हैं उनको हम देखते हैं। अब आती है आपकी अगली हेडिंग जो है पदार्थ की विशेषताएं। तो अपने आसपास के पदार्थों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो कितने प्रकार के पदार्थ हैं? हम पाते हैं हमारे चारों तरफ 3 रूप के पदार्थ होते हैं। 3 रूप कैसे? एक आपका ठोस, थोड़े मजबूत होंगे, एक द्रव लिक्विड में पानी जैसे जो तरल होते हैं बह जाते हैं, और दूसरा होता है गैस। आप जानते हैं कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। वो हालांकि मुख्य रूप से हम इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आपकी यदि कहा जाए कि मुख्य रूप से पदार्थ 3 प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस में। किस किस में? ठोस में, द्रव में और गैस में। तो पदार्थ की अवस्था उनके कणों में विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं कौन कौन सी? आपकी ठोस, द्रव और जो गैस है, वो इनके जो कण रहती हैं उनकी विशेषताओं के कारण ही ये निश्चित होती है। अब सबसे पहली आती है स्टूडेंट आपकी क्या? ठोस अवस्था। जो आपकी ठोस अवस्था है उसको पढ़ेंगे हम। और ठोस अवस्था जानते ही होंगे आप, ठोस का मतलब क्या होता है? कठोर। जो ठोस होगी उसका क्या मतलब होगा? कठोर। तो स्टूडेंट आपका जो अगला क्रियाकलाप दिया है 1.9 इसमें देख लिखा है, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। हमको ये एकत्रित करना, आपका पेन है, किताब है, सुई और लकड़ी की छड़। अब इससे करना क्या है चलिए हम वो देखते हैं। लिखा है, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार को रेखाचित्र करना है। हमने कौन कौन सी वस्तु ली थी? पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। ये 4 वस्तुओं पे हमने क्या किया? पेंसिल से इनकी आकृति, इनके चारों तरफ इनकी आकृति बनाई। क्या इन सभी का आकार निश्चित है?
क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं या स्थिर आयतन है? आपकी जो पेन है, किताब है, सुई है, लकड़ी, इनका आकार एक जैसा है? नहीं है, सबका अलग अलग होता है। इनका आयतन भी अलग अलग है, इनकी संरचना भी अलग अलग होती है। इन पर हथौड़े मारने पर या खींचने पर या गिराने से क्या होगा? अभी जब हम इन पर हथौड़ा मारेंगे तो पेन आपका टूट जाएगा, लकड़ी की छड़ भी टूट जाएगी, सुई आपकी टूटेगी क्या? नहीं टूटेगी, थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, और किताब भी आपकी नहीं टूटेगी। खींचने पर क्या होगा? किताब फट जाएगी, लकड़ी भी नहीं टूटेगी, सुई भी नहीं टूटेगी, पेन टूट जाएगा। गिराने से क्या क्या टूटेगा? आपका पेन टूट जाएगा, किताब नहीं टूटेगी, सुई भी नहीं टूटेगी, और लकड़ी की छड़ टूट सकती है और नहीं भी टूट सकती। उसका आपको क्या है, यदि वो कठोर होगी, कमजोर होगी तो जरा में टूट जाएगी। अगला दिया है, क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दूसरे में मिलेंगे भी नहीं, इनका विसरण भी संभव नहीं है। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न? अब जब इनको संपीड़न करेंगे, संपीड़न का मतलब होता है स्टूडेंट, किसी भी वस्तु को आप एक तरफ से दबाएंगे वो दब जाएगी। जैसे आपका स्पंज है, तो जब आप स्पंज को दबाओगे वो दब जाएगा, क्योंकि इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, वो आसानी से दब जाएगा। लेकिन लोहे के टुकड़े को आप नहीं दबा सकते, उसको संपीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान होता ही नहीं है। गैस को कर सकते हैं, तो ये कहलाता है संपीड़ितता का गुण। इसको हम आगे और क्लियर से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन है, यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर ठोस बल अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, क्योंकि इसलिए ये दृढ़ होते हैं। जो ठोस वस्तु होती है वो कैसी होती है? दृढ़ होती है। तो स्टूडेंट, अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि जो ठोस वस्तु होती है उनका निश्चित आकार होता है, सीमाएं स्पष्ट होती हैं, आयतन यानी और स्थिर आयतन होता है, यानी इनका जो नगण्य संपीड़ितता वाली जो वस्तु होती है वो आपकी ठोस होती हैं। बाह्य बल लगाने से इनको आकार को बनाए रखते हैं। बाह्य बल लगाकर लोहे को हम दबाकर उसको चपटा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैसी ठोस वस्तु होती है, ये दृढ़ होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं। तो स्टूडेंट, ये हो गई अभी आपकी ठोस अवस्था। अब अगली जो अवस्था है पदार्थ की, वो क्या है? आपकी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था से मतलब जो आपका लिक्विड फॉर्म होता है, जैसे आपका तरल पदार्थ है, पानी है, पेट्रोल है, तेल है, ये आपके द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसके लिए अगर उन्होंने क्रियाकलाप दिया 1.10, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करते हैं: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय, मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर हम निशान लगा लेते हैं। इन द्रव को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक का आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? अब देखिए स्टूडेंट, ये सभी जो पदार्थ बोल रहे हैं, जल, खाना बनाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, ये सभी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, तरल रूप में। इनको हम किसी बर्तन में डालेंगे तो आपका क्या होगा? इनका जो आकार रहेगा उस बर्तन के आकार के रूप में हो जाता है। ये तरल पदार्थों में क्या गुण पाया जाता है कि इनमें बहने का गुण पाया जाता है। यदि हम किसी नीची सतह पर डाल देते हैं तो ये उससे भी नीची सतह पर ये बहने लगते हैं। पेट्रोल, तेल है या फिर आपका जो पानी है, यदि हम किसी सतह पर फैल जाता है नीचे तो बहने लगता है। ऐसा नहीं कि पानी एक जगह ठोस रूप में इकट्ठे हो, ठोस रूप में वो कब होता है? बर्फ के रूप में। इनको हम किसी भी बर्तन में डालें, उस बर्तन का आकार ये ले लेते हैं। इनका आयतन क्या रहता है? निश्चित रहता है। यदि हम 50 ml जल को दूसरे बर्तन में डालें, आपकी कटोरी में डालें, तो कटोरी जैसा आकार ले लेगा। यदि हम गिलास में डालेंगे तो आपका गिलास जैसा आकार ले लेता है। चलिए इसमें हम देखते हैं। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। हम जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन जैसा आकार ले लेता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, मतलब बहने का गुण होता है, और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते, लेकिन तरल होते हैं। जो द्रव होते हैं वो आपके कैसे तरल रूप में होते हैं, ये दृढ़ मतलब कठोर नहीं होते। तीसरी अवस्था क्या है? आपकी गैसीय अवस्था। पदार्थ की दो अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं, एक ठोस अवस्था और एक द्रव अवस्था। अब जो तीसरी अवस्था है वो है आपकी कौन सी? गैसीय अवस्था। चलिए गैसीय अवस्था के बारे में भी हम देखते हैं। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों को हवा भरता है? उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है
उससे पूछेंगे सिलेंडर में कौन सी गैस है। अब ये तो स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा उसमें कौन सी गैस रहती है, हाइड्रोजन गैस रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के कारण क्या होता है, गुब्बारा आसानी से फूलता है और ऊपर की ओर उड़ता है। तो चलिए इसके लिए एक क्रियाकलाप देखते हैं। 1.11 100 ml की 3 सिरिंज लें, उनके सिरे को रबड़ के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंज के पिस्टन को पीछे की ओर हटा लें। पहली सिरिंज में हवा, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। इस पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। संपीड़ित मतलब इसको दबाते हैं। चलिए देखते हैं वो सिरिंज में क्या करते हैं। हमने ऐसी 3 सिरिंज ली, क्या ले ली, 3 सिरिंज। इसके जो सिरा है, इसका मुंह, उसको हमने किससे, कॉर्क से बंद कर दिया तीनों के, और पीछे से पिस्टन निकाल दिया। अब क्या करते हैं, इस सिरिंज में पहले में हमने खाली में हवा, एक पहली खाली रेंज जिसमें हवा भरी है, दूसरी में जल भर दिया और तीसरे में चौक के टुकड़े। अब हम क्या करते हैं, पिस्टन को दबाते हैं। हम यहाँ का क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी वैसलीन लगा देंगे ताकि वो आसानी से उसमें दब सके। हम वैसलीन लगा जब दबाते हैं तो हवा वाला क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा दब जाएगा, जल वाला थोड़ा कम दबेगा, लेकिन चौक वाला आपका संपीड़ित नहीं होगा, क्योंकि जो चौक है वो ठोस रूप में और उसके कणों के मध्य स्थान कम होता है, उसको हम आसानी से नहीं दबा सकते। तो इसके लिए चलिए हम नीचे पढ़ते हैं उन्होंने क्या दिया है। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। क्यों होती है, कि गैस को हम आसानी से दबा सकते हैं। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। आजकल जो वाहन होते हैं इनमें जो सिलेंडर लगे होते हैं वो गैस वाले, वो कैसे होते हैं, संपीड़ित गैस, मतलब सीएनजी गैस होती है, उसको संपीड़ित करके मतलब दबाकर उसको उतना दबा कि वो लिक्विड रूप में हो जाती है सीएनजी। इसका मतलब होता है कंप्रेसिव नेचुरल गैस, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको हम उसमें भर देते हैं। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, सिलेंडर में उसको गैस को संपीड़ित करके भर लिया और उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मतलब छोटे से छोटे सिलेंडर में हम अधिक से अधिक गैस भर सकते हैं। किस कारण, उसको संपीड़ित कर कर। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए गए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट इसमें, वो कि जो गर्मा गर्म खाना है उसकी गंध दूर तक हम तक पहुंच जाती है। किसके कारण, वायु में जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान में जो गंध है खाने की उसके कारण उस वायु के जो रिक्त स्थान है उन कणों में समावेशित हो जाती है और हम तक पहुंच जाती है। लेकिन जब हम इसी गंध की तुलना ठोस वस्तु या किसी द्रव से करते हैं तो क्या होता है कि दूर खड़ी कोई लोहे की वस्तु है, उसकी गंध हम तक आ रही है क्या, नहीं आई, क्योंकि उसके कण हवा में समावेशित हो ही नहीं रहे। जो गैस होती है उसके कण हवा में समावेशित हो जाते हैं। इसके लिए चलिए उन्होंने चित्र से समझाया है। तो स्टूडेंट अब जो चित्र के द्वारा हम इसको समझते हैं, अब देखिए यार एक प्लेट है, इसमें कुछ ठोस पदार्थ है, तो ठोस के जो कण है वो देखिए कितने आसपास है, इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है। इस कारण इनकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। इनका आयतन निश्चित होता है। ये दृढ़ होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। द्रव क्या है, देखिए द्रव के जो कण है वो धीरे धीरे कैसे हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान है। इसके कारण इनके कणों के जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है। इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि हम द्रव को जिस बर्तन में डालते हैं उसका आकार उसी बर्तन जैसा हो जाता है, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। इनके कणों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल कम होता है और ये इनमें विसरण का गुण पाया जाता है। और ये क्या होता है, इसमें इनके जो कण है उनकी जो गति है वो अनियमित होती है। इनके कणों के मध्य
इनके कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और जो द्रव होते हैं, द्रवों में क्या बहाव का गुण पाया जाता है, मतलब द्रव एक जगह से दूसरी जगह बह सकते हैं। और जो तीसरा दिया है गैस, इसके देखिए जो कण है इनके मध्य बहुत अधिक रिक्त स्थान है, मतलब इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। अब जो गैस होते हैं इनमें क्या होता है, इनके बीच में जो रिक्त स्थान जाता है इसके कारण इनकी विसरण की शक्ति जो होती है, विसरण की तीव्रता भी ज्यादा होती है। यदि कहीं दूर गैस सिलेंडर से यदि गैस निकल रही होती है तो हम तक दूर तक ये पहुंच जाती है, क्योंकि इसके कणों में क्या होता है, जो विसरण की गति होती है वो तीव्र होती है, किसकी अपेक्षा, द्रव और ठोस की अपेक्षा। चलिए जरा हम देखते हैं चित्र ABC में पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों को योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उसकी तुलना की जा सकती है। अब चलिए इसको और आगे कैसे समझाया है हम उसको देखते हैं। इसमें लिखा है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। जो गैस अवस्था होती है उसमें जो कण की गति होती है वो अनियमित होती है। अनियमित मतलब इनकी गति, जो कण होते हैं वो एक जगह निश्चित नहीं होते, कोई कण इस तरफ जा रहा है तो कोई कण यहाँ जा रहा है, कोई कण यहाँ जा रहा है, कोई कण यहाँ जा रहा है, तो वायु में ऐसे क्या होते हैं, फैलते जाते हैं। इनकी कणों की गति अनिश्चित होती है, अनियमित हुई होती है, और जो तीव्र गति होती है अत्यधिक तीव्र होती है। जैसे एक कमरे में कहीं गैस निकल रही तो दूसरे कमरे तक आसानी से पहुंच जाती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। जो बर्तन है उसमें जब हम गैस भरते हैं उसको संपीड़ित करते हैं तो गैस के जो कण हैं वो क्या करते हैं, बर्तन की दीवार पर दबाव डालते हैं, उसके कारण जो बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो स्टूडेंट आज हमने इस पार्ट में पदार्थ के बारे में पढ़ा कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं और पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ये तो पता चली गया, ठोस, द्रव, गैस। और उनके हमने गुण भी समझ लिए कि ठोस के गुण क्या रहेंगे, द्रव के गुण क्या रहेंगे और गैस के गुण क्या रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको ये वीडियो को एक बार फिर से और देख के क्लियर अच्छे से समझना है, और इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो हम इसी के साथ करते जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी के अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।